वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सरकारों वाली पाता। मूवी की शुरुआत में हमें महेश नाम के एक लड़के के माता पिता को दिखाया जाता है जिनके ऊपर काफी सारा लोन था और उन पर बैंक्स की तरफ से ईएमआई ना जमा करने की वजह से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिस कारण बेचारे एक दिन महेश के माता पिता दोनों ही अपनी जान दे देते हैं। उन्होंने महेश के लिए एक चिट्ठी और 1 रुपए के सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा था। इस चिट्ठी के जरिए महेश के पिता ने अपने बेटे से माफी मांगी होती है। बेचारे महेश को इस तरह देख उसके पड़ोस में रहने वाले एक मास्टर जी महेश को एक ट्रस्ट के हवाले कर देते हैं और फिर उसका एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हो जाता है। बाकी महेश के घर की बात करें तो उसके पिता के ऊपर लोन होने की वजह से बैंक ने उसे नीलाम करके अपने पैसों की भरपाई कर ली थी। एक दिन ऐसे ही महेश ने अपने पिता से पूछा था, क्या आपसे भी स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कोई है पापा? तो उसके पिता ने जवाब दिया था, आजकल की दुनिया में 2 तरह के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। पहले वो जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और दूसरे वो जो लोगों से अपने पैसे कैसे भी करके वसूल लेते हैं। इस बात को याद करते हुए महेश अपने गर्दन पर 1 रुपए के सिक्के का टैटू बनवा लेता है, जिसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं, जहां हम अमेरिका में महेश को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और उसकी यहाँ पर एक लोन एजेंसी है। यानी कि कभी जिस महेश के पिता खुद कर्जे में थे, आज वो गोरे लोगों को कर्जा देता है और अपना एक भी पैसा नहीं छोड़ता। उसे पता है कि पैसा किस तरह से लोगों से वसूलना है और यहाँ हम उसे कई लोगों से पैसे लेते हुए देखते हैं जिन्हें उसने उधार दिए थे। वो जब अपनी गाड़ी से सारे पैसे लेकर जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर महेश को घेर भी लेते हैं क्योंकि उनकी नजर महेश के पैसों पर थी। महेश भी गाड़ी से बाहर आकर उन गुंडों से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाना, बाकी मुझसे ये पैसे तो तुम ले नहीं पाओगे क्योंकि मैं अपना पैसा कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद महेश उन सभी गुंडों को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनकी नानी याद आ जाती है। दूसरी तरफ हम कसिनो में एक कलावती नाम की लड़की को पोकर यानी कि जुआ खेलते हुए देखते हैं, जो कि बुरी तरह से हार रही होती है। सब कुछ हार जाने के बाद कलावती की दोस्त उससे कहती है कि पोकर को खेलने के चक्कर में तुम्हारे ऊपर काफी सारा पैसा हो गया है, उसे कहां से चुकाओगी? कलावती फिर उसको मियामी में होने वाले एक ग्रैंड पोकर गेम के बारे में बताती है और कहती है कि अगर मुझे कहीं से $10,000 मिल जाएं तो इस जगह मैं जीतकर सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। इस पर कलावती की दोस्त उसे महेश की लोन एजेंसी के बारे में बताती है। वो पहले अपने एक दोस्त को महेश के पास एजुकेशन लोन लेने के लिए भेजती है, जिसे महेश लोन देने से मना कर देता है क्योंकि उस बच्चे के ना तो नंबर अच्छे थे और ना ही उसकी अटेंडेंस पूरी थी। अब ये प्लान फेल होने के बाद कलावती सबसे पहले महेश के बारे में सब कुछ पता करती है, जैसे उसका बचपन कैसा था, उसने क्या क्या किया, उसकी पसंद नापसंद वगैरह। उसके बारे में सब कुछ पता करने के बाद कलावती महेश के सामने ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जाती है, जो कि महेश से बताती है कि मुझे अपने कॉलेज की फीस देने के लिए $10,000 की जरूरत है। आगे वो रोते हुए कहती है कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए और मैं एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। कलावती की कहानी सुनकर महेश का दोस्त कहता है कि यार ये तो महेश तेरी जैसी कहानी है। इस पर महेश कहता है तो क्या हुआ, एक कहानी 2 लोगों की नहीं हो सकती क्या? महेश ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसे कलावती पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। दोस्त के बार बार मना करने के बावजूद महेश कलावती को वो पैसे दे ही देता है, जिसके जाने के बाद महेश का दोस्त उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हारा काट रही है और तुम चुपचाप अपना। लेकिन महेश के दिलो दिमाग पर तो कलावती पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। वो कलावती के अलावा और कुछ सोचना भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसने तो कलावती से शादी करने का मन भी बना लिया होता है। इसी बीच कलावती मियामी के उस पोकर गेम में भी सारे पैसे गंवा देती है और उसे अब भी पैसों की जरूरत है, वो भी और ज्यादा। इसीलिए वो दोबारा से महेश से और पैसे लेने का सोचती है। अगली सुबह वो महेश को बताती है कि मैंने फीस जमा करने में 1 घंटे देरी कर दी तो उन्होंने फाइन लगा दिया, जो कि टोटल $28,000 का है। ये सुनते ही महेश उसे दोबारा भी पैसे दे देता है और फिर दोनों रोज मिलते हैं। फिर एक दिन महेश जब अपने पैसे एक आदमी से वसूलने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है तो वो आदमी भागते हुए एक कसिनो में घुसता है, जिसके पीछे पीछे महेश भी जाता है। पर अंदर का नजारा देखकर महेश एकदम दंग रह जाता है क्योंकि उसे अपने सामने कलावती दिखती है जो जुए में पैसे उड़ा रही है, साथ में ड्रिंक भी कर रही है। कलावती का ये रूप देखकर बेचारा महेश दुखी मन से कसिनो से बाहर आ जाता है कि मैंने किस पर भरोसा किया, किस पर अपने पैसे लुटा दिए। लेकिन कलावती को पता नहीं होता कि महेश ने उसको देख लिया है। वैसे रॉकेट्स, क्या आपने कभी किसी के पैसे लिए हैं और समय से वापस नहीं दिए हैं? किया तो होगा। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं तो कलावती को इस तरह देखकर महेश पूरी तरह से टूट चुका होता है। अब उसे दुखी देखकर महेश का दोस्त उसके फोन से कॉल करके कलावती से कहता है, तुम चाहे जैसे भी करो कल तक सारे पैसे वापस कर दो। अब अगले दिन इस बारे में पूछने के लिए कलावती महेश से मिलने आती है, जहाँ उनका दोस्त भी होता है, जो कि दोबारा कलावती से पैसे देने के लिए कह देता है। कलावती कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन महेश का दोस्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो तो कलावती को उल्टा सीधा सुनाने लग जाता है, जिस चीज से तंग आकर
कलावती महेश के दोस्त को एक थप्पड़ जड़ देती है और ये देखते ही महेश का खून खौल उठता है कि गलती तुम्हारी, मेरे दोस्त को मार रही हो। महेश तो कलावती को रिटर्न थप्पड़ मार देता है कि तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। इस पर कलावती उससे कहती है कि तुम्हें तो मेरे पापा ही सही करेंगे। इतना कहकर वो अपने पिता को कॉल करके सब कुछ बताती है, जो उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम बस उस लड़के को फोन दो। अब महेश, जो कि ये सोच रहा था कि कलावती ने मुझसे अपने माता पिता के बारे में झूठ कहा कि वो मर गए, इसलिए अब वो कलावती के पिता से अपने पूरे पैसे चुकाने के लिए कहता है, जिस पर कलावती के पिता कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। और अगले ही पल हम वहां पुलिस को देखते हैं, जिन्होंने महेश को चारों तरफ से घेर लिया होता है और ना चाहते हुए भी महेश और उसके दोस्त को यहां से निकलना पड़ता है। फिर हम महेश को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां से वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है, मैं इंडिया कलावती के बाप से अपना पैसा वसूलने जा रहा हूं। फिर वो फोन रखने के बाद वहां एक औरत को देखता है, जो कि काफी ज्यादा दुखी थी। अब ये औरत कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। आगे हम महेश को विजैक में देखते हैं, जहां वो टैक्सी ड्राइवर के घर पर ही किराए पर रहने लग जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात उन मास्टर जी से भी होती है, जिन्होंने महेश को बचपन में सहारा दिया था। फिर महेश कलावती के पिता राजेंद्र नाथ से जाकर मिलता है। वो उनसे कहता है कि वो लड़का मैं ही हूँ, जिसके पैसे तुम्हारी बेटी लेकर भाग गई और अब मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनते ही राजेंद्र नाथ महेश से हंसते हुए कहता है कि जा, नहीं देता, जो करना है वो कर ले। इतना कहने के बाद वो महेश को अपने गार्ड्स के जरिए बाहर निकलवा लेता है, जिस दौरान महेश उससे कहता है कि मैं आपके पास तब तक आता रहूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते। इसी तरह एक दिन जब राजेंद्र नाथ कहीं जा रहा होता है, तभी महेश वहां उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है। राजेंद्र नाथ चाहकर भी महेश को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ काफी लोग उसको देख रहे होते हैं। पर वो महेश से बोलता है कि बेटा, अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं लगता है। लेकिन महेश उसकी धमकियों से नहीं डरता। हालांकि उसी रात महेश को पता चल जाता है कि मास्टर जी ने भी एक लोन लिया था, जिसकी ईएमआई चुकाने के लिए वो दिन में स्कूल में पढ़ाते हैं और रात में एटीएम की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। महेश उनसे कहता है कि मैं आपका लोन चुका देता हूँ, लेकिन मास्टर जी इसके लिए महेश को मना कर देते हैं। अगले दिन जब महेश बीच पर चल रहा होता है, तभी उस पर राजेंद्र नाथ के गुंडे हमला कर देते हैं, जिन्हें महेश काफी मारता है। और इस एक्शन के खत्म होते ही महेश राजेंद्र नाथ से फोन पर कहता है, शार्क का शिकार करने के लिए छोटी मछली को नहीं भेजते, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? इसके बाद महेश मीडिया में ये बात फैला देता है कि राजेंद्र नाथ ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए हैं और इसकी वजह से राजेंद्र नाथ, जो कि अमीर बिजनेसमैन था, उसकी कंपनी के डायरेक्टर उसे फ्रॉड समझकर कंपनी से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जिस चीज का अंदेशा देखकर राजेंद्र नाथ महेश को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, देखो मैं तुम्हारा पैसा और उसका इंटरेस्ट दोनों देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मीडिया में कहना होगा कि कल तुमने जो भी कहा वो झूठ था। ये सब तुमने पब्लिसिटी के लिए कहा, तुम्हें सिर्फ ये कहना है। राजेंद्र नाथ की ये बात सुनते ही महेश इसके लिए राजी हो जाता है और फिर राजेंद्र नाथ काफी सारे मीडिया वालों और रिपोर्टर्स को बुलाता है, जिनसे महेश कहता है कि राजेंद्र नाथ ने मुझसे थोड़े नहीं बल्कि पूरे 10,000 करोड़ रुपए लिए हैं। और ये सुनते ही वहां सभी दंग रह जाते हैं और खुद राजेंद्र नाथ भी। आगे महेश कहता है कि मैं अपना पूरा पैसा लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब राजेंद्र नाथ का महेश के साथ हंगामा काफी बढ़ जाता है और बात तो आग की तरह फैल जाती है। फिर वो महेश से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने ऐसा किया क्यों? जवाब में महेश उसे दिल्ली आने के लिए कहता है, जहां वो राजेंद्र नाथ को जेल में लेकर जाता है, जहां हम उसी औरत को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर महेश को दिखी थी। असल में इस महिला का नाम राजकुमारी है, जो कि एक नामी और बड़े बैंक की सीनियर ऑफिशियल है। दरअसल राजेंद्र नाथ ने उसके बैंक से 10,000 करोड़ उधार लिए थे, जिन्हें उसने ना तो आज तक वापस दिया और ना ही बैंक ने उसे कभी नोटिस दिया। अब क्योंकि राजेंद्र नाथ का लोन राजकुमारी ने ही पास किया था, इसीलिए उसे ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, जिसको पुलिस ने एयरपोर्ट से पकड़ा था। राजकुमारी ने महेश से बताया था कि ये अमीर लोग बैंक का पैसा नहीं देते और बैंक इन्हें कुछ भी नहीं बोलती, मगर जब एक आम आदमी अपनी ईएमआई भी मिस कर देता है तो ये लोग उस पर इतना हरास करते हैं कि उन बेचारों के पास अपनी जान देने के बजाय कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी इन बातों को सुनकर महेश को अपने माता पिता की याद आ जाती है और उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि मैं राजेंद्र नाथ से बैंक का वो 10,000 करोड़ रुपया वापस दिलाकर रहूंगा, ताकि राजकुमारी जेल से बाहर आ जाए। ये जानकर राजेंद्र नाथ जोर से हंसता है और महेश को अपने साथ कई सारे नेता और पावरफुल लोगों को यहाँ लेकर जाता है, ताकि महेश ये देख सके कि राजेंद्र नाथ कितना पावरफुल आदमी है। साथ ही वो महेश से कहता है कि मैंने कई बैंक का पैसा खाया है, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे नाम से नोटिस इश्यू कर पाए, इसलिए सपना देखना छोड़ो और वापस चले जाओ। जिस पर महेश उसको चैलेंज देता है कि मैं कल बैंक का नोटिस लेकर आपके सामने पेश हो जाऊंगा, आप मुझे रोक कर दिखाइएगा। ये चुनौती देने के बाद महेश अगले ही दिन उस बैंक में जाता है
जिनके 10,000 करोड़ राजेंद्र नाथ ने खाए थे। वो बैंक मैनेजर को नोटिस इश्यू करने के लिए समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। ये देखकर महेश कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप एक नोटिस राजेंद्र नाथ के नाम का नहीं बना देते। अब उसकी जिद के आगे कृष्णा नाम का एक अपाहिज बैंक एम्प्लॉय राजेंद्र नाथ के नाम का एक नोटिस प्रिंट करता है, जिसे राजेंद्र नाथ को देने के लिए महेश कृष्णा को अपने साथ लेकर उसके घर की तरफ निकलता है। जिस दौरान राजेंद्र नाथ के गुंडे उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और वो फिर बड़ी सी ट्रक लेकर आता है, जिसकी वजह से सभी को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। सीधे गेट तोड़कर नोटिस के साथ जा पहुंचता है राजेंद्र नाथ के सामने। अब महेश कहता है कि मैंने वादे के मुताबिक समय पर आपको नोटिस दे दिया है, आप भी लोन चुकाकर इस मुद्दे को यहीं खत्म करें। इतना कहकर वो कृष्णा को साथ लेकर चल जाता है। इधर कलावती भी अमेरिका से यहाँ आ चुकी है और वो अपने पापा का महेश से पीछा छुड़वाने के लिए अपने मामा के साथ महेश से बात करने जाती है। वो महेश से पूछती है कि तुम मेरे पापा से 10,000 करोड़ क्यों मांग रहे हो, इतने पैसे तो मैंने तुमसे लिए नहीं। इस पर महेश कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक लड़की से ब्रेकअप हो गया, जिसकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए की थी, और रात के वक्त मुझे नींद भी नहीं आती क्योंकि मैं उसके पैर पर पैर रखकर सोता था। तो या तो तुम मेरे पैसे वापस करो या फिर अच्छी नींद लेने में मेरी मदद करो। कलावती को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है और पूरी रात महेश बड़े आराम से उसके पैर पर पैर रखकर सोता है और ऐसे कुछ दिन चलता रहता है। जिस दौरान पहले तो कलावती को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में उसे महेश की आदत हो जाती है। उसके बिना तो अब कलावती को नींद भी नहीं आती। उधर बैंक के नोटिस पर राजेंद्र नाथ ने अपनी पहुंच की मदद से स्टे यानी कि रोक लगवा दी होती है। वो महेश से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, किसी भी बैंक की ये औकात नहीं कि मुझसे एक भी ईएमआई ले पाए। अपने पिता की ये बात सुनकर कलावती को उनकी गलती के बारे में पता चलता है और साथ ही वो महेश को भी पसंद करने लग जाती है। इसी बीच मास्टर जी के घर कुछ रिकवरी एजेंट आकर बदतमीजी करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी की खराब तबीयत की वजह से 2 ईएमआई नहीं भरी होती है। यहाँ महेश उन रिकवरी वालों को मार मार कर भगा देता है और मास्टर जी के घर के सामने बोर्ड लगा देता है कि यहाँ किसी भी रिकवरी एजेंट का आना मना है और जब तक राजेंद्र नाथ बैंक के पैसे वापस नहीं कर देता तब तक एक भी ईएमआई नहीं देंगे। इस बोर्ड को देखकर सोसाइटी का सेक्रेटरी महेश से बोर्ड हटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि सोसाइटी में कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकता। उससे महेश सवाल करता है कि तुम्हारी भी कोई ना कोई ईएमआई जाती होगी, ये बताओ पिछले साल हर महीने कितना देते थे और इस साल कितना दे रहे हो। इस पर वो बताता है कि पिछले साल ईएमआई 38,425 रुपए और इस साल 38,500 के पास दे रहा हूँ। महेश कहता है कि अब तुम ये बताओ 50 रुपए ज्यादा किस चीज के जा रहे हैं। जब राजेंद्र नाथ जैसे अमीर बैंक का लोन नहीं चुकाते तो बैंक उन्हें कुछ बोलने के बजाय प्रोसेसिंग फीस और इस तरह एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर आम आदमी से पैसा लूटते हैं, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। महेश की बात समझकर सोसाइटी के बाहर भी यही बोर्ड लगवा दिया जाता है और धीरे धीरे शहर के ज्यादातर लोग महेश के साथ हो जाते हैं। वो अपनी ईएमआई देना बंद करने के साथ बैंक से पूरा पैसा भी निकालने लगते हैं, जिस कारण राजेंद्र नाथ पर भी ऊपर से प्रेशर आने लग जाता है। इसलिए वो मास्टर जी की पत्नी के साथ उन सभी लोगों के परिवारों को किडनैप कर लेता है जिनके घर के आगे ऐसे बोर्ड लगे थे। उसने उन सभी को बैंक की ईएमआई भरने के लिए बोला होता है, तभी वो उनके परिवार को जिंदा छोड़ेगा। ये देखकर अगले ही दिन लोग अपनी ईएमआई भरने के लिए बैंक के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, पर बैंक के दरवाजे पर 1 रुपए की सील वाला ताला था, यानी कि ये काम महेश का है। राजेंद्र नाथ के गुंडे जब वो ताला तोड़कर बैंक में घुसते हैं तो उन्हें अंदर अपने सामने महेश दिखता है। असल में महेश ने बैंक में काम करने वाले सभी लोगों को बंदी बना लिया था, क्योंकि अगर बैंक में कोई काम ही नहीं होगा तो भला लोग ईएमआई कैसे करेंगे। ये देखकर राजेंद्र नाथ के गुंडे महेश पर हमला कर देते हैं, जिन्हें महेश काफी ज्यादा पीटकर वहां से भगा देता है और फिर वहां राजेंद्र नाथ आता है, जिसको देखते लोग उस पर टूट पड़ते हैं, जिनसे किसी तरह राजेंद्र नाथ को बचाकर महेश अपने साथ लेके आता है। वो एक शांत जगह पर आकर राजेंद्र नाथ से कहता है, देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोन भर दो ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो जो पाई पाई मेहनत जोड़कर कमाते हैं। आप अगर ये पैसा चुका दोगे ना तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ऊपर से आपका नाम होगा। यहाँ महेश की बात अब राजेंद्र नाथ समझ जाता है और वो 10,000 करोड़ आखिरकार जमा कर ही देता है और इस कारण राजकुमारी बेगुनाह साबित हो जाती है। मगर यहाँ हमें पता चलता है कि राजकुमारी की वजह से ही महेश के माता पिता ने अपनी जान ली थी, जिस बारे में महेश पहले से जानता था। उसका गुस्सा राजकुमारी से नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम से था, क्योंकि राजकुमारी तो मजबूर थी। ये बात महेश अच्छे से समझता था। यहाँ राजकुमारी उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, जिसे महेश माफ भी कर देता है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, वहां पर भी हम वीडियोस डालते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।